हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, टीम बॉटनी CL से शिकर। हाँ, कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो सब लगे हो स्टडी में, वर्ड टू वर्ड NCERT पढ़ते हो ना? क्लियर? तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में, आपका जो हिंदी मीडियम बैच है और प्लांट डाइवर्सिटी आपका जो फर्स्ट टॉपिक है। तो अपन उसमें NCERT फर्स्ट चैप्टर पूरा करने की ओर जा रहे थे। और बेटा जी आपको NCERT बुक्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट चैप्टर को पूरे करने लास्ट में अपना था वर्गी की सहायता साधन, टैक्सोनॉमिकल एड। वहाँ पर अपन ने बेटा जो बोटनिकल गार्डन है, हर्बेरिया है, जूलॉजिकल पार्क है और म्यूजियम है, और इन सब के बारे में अपन ने स्टडी कर लिया था। और मैंने थोड़ा फ्लोरा फोना आपको बता दिया था। अब कुछ और टर्म्स वहाँ पर रह जाती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन अपन नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासेस में लेकर अपन फिर किंगडम पे जाकर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस, तो बेटा देखो, ध्यान दो कुछ क्वेश्चंस के साथ। आप ध्यान दो कि देखो बेटा, यहाँ से अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड, वर्गी की सहायता साधन, कुछ रिमेनिंग पार्ट में मोनोग्राफ। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट मोनोग्राफ? मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राम होलोग्राम देखा ना, जैसे कोई भी तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, हिंदुस्तान लीवर का रिन साबुन होती है, या लोकल गाँव में अपन बात रहे कि जो होती है, कुछ भी होती है अपन बात रहे, तो उसके ऊपर एक ITC कंपनी से या कोई भी कंपनी का अपना एक होलोग्राम, तो वो उस पर्टिकुलर उस कंपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है आपको। ऐसे ही क्या है, यहाँ वर्गी के अध्ययन की बात करोगे तो वर्गी के अध्ययनों में मोनोग्राफ क्या है बेटा? ये विशिष्ट प्रतीक है, स्पेसिफिक सिंबल, विशिष्ट प्रतीक, स्पेसिफिक सिंबल है। यस, विशिष्ट प्रतीक है जो विशिष्ट वर्गक अर्थात किसी एक टैक्सोन की सूचना रखता है। किसी विशिष्ट वर्गक यानी अर्थात एक टैक्सोन के बारे में सूचना रखता है। एक जैसे विशेष वर्गक टैक्सोन इंसेक्टा के बारे में, या जैसे एवीज, या फिर अपन बात करें जैसे सोलेनम वंश। तो पर्टिकुलर किसी एक टैक्सोन की सूचना को सम्मिलित करता है, वो आपका क्या है? मोनोग्राफ हो गया बेटा, है ना। दे कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। दे कंटेन किससे बना होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, एक टैक्सोन की सूचना केवल। और पर्टिकुलर कोई भी टैक्सोन हो सकता है, किसी भी लेवल का, वो फैमिली हो सकती है कोई, सोलेनेसी, या फिर जैसे अपन बात रहा कि फैलेडी एनिमल्स में, या पैंथरा जीनस, ऐसी बात को समझे। तो उस विशिष्ट सिंबल को आप क्या कहते हो? मोनोग्राफ कहते हो। क्या कहते हो? मोनोग्राफ। सही। अब बेटा जी ध्यान सुनो नेक्स्ट। तो आप समझ रहे हैं मोनोग्राफ, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। क्लियर? ये क्वेश्चन अभी नीट 2018 के लगभग ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, जो मोनोग्राफ का क्वेश्चन। क्लियर? और डायरेक्टली मोनोग्राफ का ये आता है कि इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर टैक्सोन, यानी विशिष्ट टैक्सोन के बारे में जानकारी रखता है या प्रस्तुत करता है। बोलो, है कि नहीं है? तो बहुत ध्यान से बेटा, कैटलॉग सूची पत्र। आ जाओ, तुम कहीं पर भी जाते हो, हेयर ड्रेसर के पास जाते हो, नाई के पास, तो आजकल भाई मॉडर्न जमाना आ गया, कैटलॉग दिखाता ना तुम्हें कि ये डिजाइन है। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको कैटलॉग देता ना कि उसके मतलब स्टार्टर में क्या है। स्टार्टर का मीन होता है, अगर तुम नहीं समझो तो, मैन खाने से पहले, जैसे अपन जावन देते हैं ना, वैसे तो मैन खाने से पहले स्टार्टर हो गया, फिर मैन कोर्स हो गया। तो वो आपको बिल्कुल उसके अंदर उस बार ड्रिंक्स क्या है, वो चीज़ें आपको यानी एक पूरे पेज में, 2-3 पेज में आपको एक जानकारी दे देगा। उसका क्या कहोगे? कैटलॉग कहोगे। तुम भी कहते हो ना कैटलॉग दिखाओ तुम्हारा, टाइल्स का है किसी का भी। तो यहाँ टैक्सोनॉमी के अंदर कैटलॉग क्या है? कैटलॉग सूची पत्र। कैटलॉग सूची पत्र यह विशिष्ट क्षेत्र की जातियों का अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट को सम्मिलित करता है। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में जो कुछ जातियां हैं, तो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को या उनके अल्फाबेटिकल यानी वर्णमाला के अनुसार उनके व्यस्तीकरण को, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आप समझ रहे हो, तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट को प्रदर्शित करता है, सम्मिलित करता है, तथा उनके लक्षणों को संक्षिप्त में विवरण, बहुत ज़्यादा अपन शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन विवरण देता है। या अपन ऐसे कहें कि छोटी बुकलेट है, जो बोटनिकल टाइटल्स होते हैं ना, जितने भी बोटनिकल टाइटल्स हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, जो भी मॉर्फोलॉजी, जो भी बोटनिकल टाइटल्स हैं, तो बोटनिकल टाइटल से संबंधित जो पुस्तक हैं उनके बारे में जानकारी पुस्तक, उसमें लेखक का, ऑथर का पूरा नाम, लेखक का पूरा नाम, या फिर उनके पब्लिकेशंस की लिस्ट को ये आपको बताता है। क्या? कैटलॉग हो गया। क्या हो गया बताओ? कैटलॉग। बात को समझे? तो ये आपका क्या हो गया बेटा? कैटलॉग सूची पत्र हो गया, है ना। मतलब जैसे बोटनिकल टाइटल से रिलेटेड मान लो 10 बुक है, तो उन बुक से जो के बारे में थोड़ी जानकारी, और उनके लेखक, ऑथर का पूरा नाम, लेखक, ऑथर, उनके पब्लिकेशंस का, तो एक लिस्ट कंटिन्यू कर देगा। उसको आप क्या कह दोगे? कैटलॉग, है ना। या फिर कुछ जातियों का अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कर देगा, तो उसको आप क्या कह दोगे? कैटलॉग। बोलो हाँ या ना?
बोलो बोलो, यस और नो, क्लियर है। अब बेटा देखो आपका एक आता मैनुअल, नियम पुस्तिका। मैनुअल तो आराम से समझिए, नियम पुस्तिका। अभी आपने 12th का प्रैक्टिकल दिया होगा, तो आपसे ऐसे कहते हैं कि फिजिक्स का रिकॉर्ड मतलब फिजिक्स मैनुअल, बायोलॉजी का रिकॉर्ड यानी बायोलॉजी का मैनुअल। तो उस मैनुअल में तुम उस बायो के बारे में जो जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, जो जो आपके एक्सपेरिमेंट सबका विवरण उसके अंदर देते हो ना, वो मैनुअल होता है। यहाँ टैक्सोनॉमी में क्या होगा, ये एक नियम पुस्तिका है, ये एक विशिष्ट साइंटिफिक यानी विशेष वैज्ञानिक हैंडीबुक है। जैसे मैं पूरी बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स बनाकर एक छोटी आपको हैंडीबुक दे दूं, जिसमें कह दूं कि 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी जानकारी है, तो आप हैंडीबुक मिल गई ना आपको इन्फॉर्मेशन। ऐसे बेटा ये एक विशिष्ट साइंटिफिक हैंडीबुक है, यहाँ टैक्सोनॉमी काम में आएगी। तो ये विशिष्ट साइंटिफिक हैंडीबुक है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उगने वाली समस्त पादप जातियों का संपूर्ण विवरण और सूची, पूरी जानकारी, संपूर्ण विवरण और सूची प्रस्तुत करता है। तो ये आपका है मैनुअल, नियम पुस्तिका। ये महत्वपूर्ण उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करती है जो विशिष्ट क्षेत्र की जातियों की पहचान में सहायक है। अरे बोलो हाँ है ना। तो अपन एक बात कहते हैं कि जो बेटा मैनुअल है, स्पेशली अपन बात बेटा कि मैनुअल, तो इट इज ए बुक या हैंडी बुक, साइंटिफिक बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, कि एक प्लांट पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनकी कंप्लीट लिस्टिंग, पूरा पंक्ति है ना लिस्ट, और उनका विवरण जो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रहे हैं, और ये उनके बारे में उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करती है। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, है ना, उनके नामों की पहचान के लिए, जो वेरियस स्पीसीज हैं, विभिन्न जातियां, उनके नामों के पहचान के लिए। तो बेटा आप इसको क्या कहते हो बताओ, मैनुअल, नियम पुस्तिका हो गई आपकी, हैंडी बुक होगी एक, है ना, जो सारा विवरण आपको देती है पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज के बारे में। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो ये आपके दे रखा है एनसीईआरटी ने, समझना है। फिर एक टर्म आती है बेटा टैक्सोनॉमिक की, वर्गीकी कुंजी। तो बेटा देखो एक टर्म आती है टैक्सोनॉमिक की, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे से आपको दिमाग लगाना इसके ऊपर कि टैक्सोनॉमिक की, वर्गीकी कुंजी। आप जानते हो कि यह एक विशिष्ट एकांतरित अल्टरनेट स्टेटमेंट का एक पेयर है, स्पेसिफिक अल्टरनेट स्टेटमेंट का पेयर। देखो मैं बोलूं, विशिष्ट स्पेसिफिक अल्टरनेट स्टेटमेंट का क्या है, पेयर है। बोलो यस और नो, बात को समझ रहे हो ना मेरे को। तो आप समझ रहे बेटा कि एक विशिष्ट एकांतरित खतरों का युग्म है जो विशेष वर्ग के पादप और जंतुओं की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है, विशेष वर्ग के पादप और जंतुओं की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। यानी अपन सीधी बात कहें बेटा कि जो की है ना टैक्सोनॉमिक की पादप और जंतुओं की पहचान के लिए प्रयुक्त होती है, और वो पादप और जंतुओं की पहचान उनकी समानताओं और असमानताओं पर आधारित। भाई देखो एक ऐसा लक्षण है, ये जरूरी नहीं हो सभी में हो, है ना, लेकिन अपन बात रहे कि किसी न किसी में तो होगा, बात को समझे। तो सीधी सी बात है कि की यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्लियर, कि पादप और जंतु जातियों की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है, क्लियर, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन किस पर डिपेंड है, इट बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। बात को समझे भाई। जैसे एनिमल है, तो एनिमल, एक एनिमल अदर एनिमल से बहुत सारी चीजों में असमान हो सकता है, लेकिन कुछ एक आधी समानता भी तो हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि बेटा सीधी सी बात करेंगे कि की पादप और जंतु की पहचान के लिए प्रयुक्त होती है जो उनकी समानता और असमानता पर आधारित है ना। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि द की आर बेस्ड ऑन, की किस पर आधारित है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्लियर। कॉन्ट्रास्टिंग यानी एक खतनों का एक युग्म होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लक्षणों का एक युग्म होता है, जिसमें अपन किसी एक को अपन क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। भाई जैसे किसी एक लक्षण के आधार पर एक पादप है, अगर उसमें वो लक्षण है तो स्वीकार हो जाएगा, और लक्षण नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा उस ग्रुप से। तो इस बेसिस पर अपन ग्रुपिंग कर देंगे नहीं कर देंगे। तो बेटा देखो की आर द बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली कॉल्ड कपलेट, यानी जो खतनों का जो युग्म होता है उसको आप क्या कहते हो, कपलेट कहते हो। क्या कहते हो बेटा, कपलेट। ये लो अपन ने कपलेट कह दिया उसको, यस। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अपन बात रहे कि पहचाने उद्देश्य प्रत्येक वर्गी की संवर्ग, जैसे कि कुल वंश जाति, इनके लिए फर्तक फर्तक की होती है, वो खैर अपन बताएंगे, लेकिन पहले अपन बात करते हैं कि जो कपलेट है, युग्म है। अब कपलेट
आप जानते हो कि एक पेयर होता है, युग्म होता है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ कि जो कपलेट है, जो पेयर है, जो युग्म है, उसके प्रत्येक स्टेटमेंट को आप क्या कहोगे? लीड। यानी कपलेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कपलेट का प्रत्येक स्टेटमेंट, कपलेट का प्रत्येक स्टेटमेंट लीड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लीड कहलाता है। क्लियर। और अपन बात करें बेटा कि कपलेट का प्रत्येक स्टेटमेंट क्या कहलाता है? लीड। यस। अब अपन बात करें बेटा कि पहचानने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्गीय की संवर्ग, जो आपने 7 टैक्सोनॉमी कैटेगरी बताई, कई सारी टैक्सोनॉमी कैटेगरी बताई ना आपने, जैसे मैं कुछ कैटेगरी की बात करूं, है ना, पहचानने के उद्देश्य से, पहचानने के उद्देश्य से अपन कहें बेटा पहचान के उद्देश्य से, सही, प्रत्येक वर्गीय की संवर्ग, प्रत्येक वर्गीय की संवर्ग। अब कई सारे वर्गीय की संवर्ग हैं, अलग अलग रैंक हैं, जैसे अपन कुछ ले लेते, जैसे कुल, वंश या जाति। तो देखो पहचानने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्गीय संवर्ग, जैसे अपन बात करेंगे कुल, वंश या जाति के लिए फर्तक फर्तक, फर्तक फर्तक यानी अलग अलग विशिष्ट फर्तक फर्तक जो की हैं वो प्रयुक्त होती हैं, फर्तक फर्तक की प्रयुक्त होती है ना बेटा। सीधी सी बात है कि क्लासिफिकेशन की जो प्रत्येक स्टेप है, वहां जीवों को जैसे अपन ने कोई आपने ग्रुप बना दिया, जैसे आपने एक ऑर्डर बना दिया कार्निवोरा, अब मैमेलिया के अन्य ऑर्डर से उसको आपको अलग भी करना है, और कुछ समान लक्षणों को उस कार्निवोरा गण में रखना भी है, तो समानता और असमानता की बात होगी ना। तो की का एक पेयर, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है, युग्म है, कपलेट, उसका प्रत्येक स्टेटमेंट क्या है? लीड है, तो यूज करोगे। और पहचानने के उद्देश्य से जो बेटा प्रत्येक वर्गीय संवर्ग, कुल, वंश या जाति के लिए पृथक पृथक की होती है, सेपरेट कीज होती हैं। क्लियर। और बेटा आप जानते हो कि सामान्यतः ये प्रकृति में एनालिटिकल इन नेचर है ना, विश्लेषण होगा कि इसके ऊपर इस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ग्रुपिंग होगी। तो कुल मिलाकर ये उन सजीवों की पहचान में ही प्रयुक्त होती हैं, जो उनकी समानता और असमानता के आधार पर क्या होती है? ग्रुपिंग होती है, समूहीकरण होता है। बात को समझे? तो फिर अपन कहेंगे सामान्यतः ये प्रकृति में एनालिटिकल इन होती है, सामान्य प्रकृति में कैसी? विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होती है। तो सामान्यतः ये प्रकृति में एनालिटिकल होती हैं, यानी एनालिटिकल नेचर होती है इनकी, विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। क्या होती है बेटा? विश्लेषणात्मक प्रकृति, यानी पूरा विश्लेषण होता है कि ये समानताएं हैं, तो इसलिए इनको एक ग्रुप में रख दिया, और दूसरों से इस बात में असमान है। क्लियर। और आप जानते विशेषता लेके विशेष कुंजी, बात को समझे। लेकिन जैसे अपन समान एक नंबर का ले तो समान समान के लिए ग्रुप हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना आप? तो इस प्रकार अपन बात रहा कि ये आपकी होती है टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमी क्या होती है बेटा? की। यस। अब बेटा देखो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश से एनसीईआरटी साथ में लेकर वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड की रीडिंग करें, ए टू जेड चीज़ आपको समझ में आएगी, और साथ में एनसीईआरटी पीछे के क्वेश्चन आप सारे कर लें पहले चैप्टर के। अब कुछ में 7-8 कुछ ऐसे नॉर्मल टैक्सोनॉमी कैटेगरी या यहाँ से ऐड वर्गीय सहायता साधन, इनसे मैं 5-6 क्वेश्चन करवा देता हूँ, और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जो पहले भी अपन ने थोड़ी चर्चा की थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा देखो, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फिर आप प्रीवियस ईयर के कर लेना। देखो बेटा, वंश एक वर्गीय की संवर्ग है जो किसके बीच में आएगा? तो जीनस इज ए कैटेगरी विच कम्स इन बिटवीन द, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो करेक्ट सीक्वेंस पहचानने का, कि भाई वंश किसके बीच आएगा? कुल और जाति, भाई फैमिली और स्पीशीज के बीच, तो और वर्ग तथा कुल, क्लास और फैमिली, गण तथा संघ नहीं, जगत तथा वर्ग नहीं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा कुल तथा जाति। भाई तुम असेंडिंग में जाओ चाहे डिसेंडिंग में जाओ, जैसे बेटा कि ये आपने एक जीनस लिख दिया, तो जीनस इधर से आओगे तो पहले स्पीशीज आएगी, जीनस के पहले, है ना, स्पीशीज, फिर जीनस आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगी? फैमिली।
और अगर आप इधर से इधर भी जाओगे तो फैमिली, जीनस और स्पीसीज, तो इन दोनों के बीच आएगा हमेशा। और करेक्ट सीक्वेंस पहचानने का यही तरीका है कि किसी भी कैटेगरी को किन दो के बीच हो, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, अगर वहाँ गड़बड़ ऑर्डर कर रखा तो करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, फिर आपको देखना असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। क्लियर बेटा? बोलो। अब देखो निम्न में से कौन सा एक वर्ग है, इनमें से कौन सा एक वर्ग है भाई? कोयल्स गण है ना मोनोकोट का, और पोलीमोनियल्स ये भी ऑर्डर है, बात को समझे। और कार्निवोरा ये क्या है? गण है, ये भी ऑर्डर ही है। इंसेक्टा, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आप जानते हैं इंसेक्टा वर्ग होता है, क्लास होती है, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। हर्बेरियम तकनीकी में कौन सा रसायन परीक्षित करने में प्रयुक्त करते हैं, यानी जो हर्बेरियम में अपन कौन सा पॉइजनिंग, जो पॉइजन यूज करते हैं उनको प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में, है ना। तो बेटा आप उनकी पॉइजनिंग करने में, तो मर्क्यूरस क्लोराइड, AgNO3, HCl, एस्ट्रोसोल, तो अपन क्या यूज करते हैं? मर्क्यूरस क्लोराइड यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऐसे देखो बेटा, ये मैं कुछ टर्म है जो आपको मैं यहाँ वो वहाँ बताइए बता भी, तो ये जीनस है मैनी स्पीसीज नोन एज। अगर एक जीनस में वैसे जनरली एक से ज़्यादा जातियाँ होती है, जैसे आपने एक जीनस पढ़ा था पैंथरा, तो पैंथरा के अंदर आपने कितनी स्पीसीज पढ़ी थी? 3, लियो है, टिग्रिस और क्या? पार्डस। तो ये क्या हो गया? पॉलीटाइपिक हो गया। कैसा हो गया? पॉलीटाइपिक। ऐसा वंश जो केवल एक जाति रखता है ना, जैसे मानव का जो वंश है होमो, तो होमो में केवल एक ही जाति है सैम्पियंस। क्लियर? तो ये कैसा है? मोनोटाइपिक है। सही। आप आपसे क्या पूछा है? जीनस है मैनी स्पीसीज, एक ऐसा जीनस जो एक से ज्यादा जातियां रखता है, तो कैसा आंसर होगा? पॉलीटाइपिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बोलो बोलो। फिर अपन कहते हैं विच इज द फर्स्ट स्टेप बोल दो चाहे एक्ट बोल दो, विच इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप या पहला उद्देश्य क्या है? तो टैक्सोनॉमी पहला उद्देश्य फाइलोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो बहुत की बात है। नोमेनक्लेचर नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो थर्ड आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात को समझे? ऐसे बेटा आप मैंने एक प्रैक्टिस आपको बता दी, ऐसे आप अपना बेटा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर से वो भी कर लें आप, और फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो तो वो भी कर लें, और आप समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी लास्ट में जो सब्जेक्ट वो सारे क्वेश्चंस आप देख लें, वहाँ करेक्ट सीक्वेंस का ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। अब अपन नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा जी, अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। यस, तो क्या है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो अपन पहले भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे चुके थे। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैविक वर्गीकरण सजीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूह वर्गीकृत करना, है ना। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे उनको ग्रुप और सब ग्रुप्स में बांटना। जैसे पैंथरा वंश की जातियां हैं तो उनमें आपस में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, थोड़ी भिन्नता बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, तो उनको आपने पैंथरा में रख दिया। लेकिन दूसरे वंश की जातियों की तुलना में वो बहुत असमान है, या दूसरे वंश की जाति उनसे असमानता दर्शाती है, तो वो उनसे डिस्टिंक्ट पृथक हो गई। तो सजीव जीवधारियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर ग्रुप और सब ग्रुप में कैटेगराइज करना क्या है बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सजीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। जीवित जीवों का वर्गीकरण है तो आप क्या कहोगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जीवित जीवों का वर्गीकरण तो आप क्या कहोगे बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और सजीवों को आसानी से परीक्षण है, आपको इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ग्रुप्स तथा सब ग्रुप्स में कैटेगराइज करना। यस और नो? क्या कहलाएगा? वर्गीकरण। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे पर्टिकुलर आपका टैक्सोनॉमी इंसेक्टा, तो उसमें 3 जोड़ी संधि टांगे हैं। अब जिन जिन जीवों में ये समान लक्षण है उनको एक ग्रुप में ले जाएंगे 3 जोड़ी टांगे वाला, और आर्थ्रोपोडा के जो अदर मेंबर हैं, अन्य सदस्य जिनमें ये लक्षण नहीं है, तो उनको दूसरे ग्रुप में ले जाएंगे। बात को समझे? डिस्टिंक्ट में। तो ऐसे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना ताकि उनको याद रखने में आसानी हो, उनका अध्ययन ईजी हो जाए, सरल हो जाए, और अपन बहुत तरीके से अपन सजीवों को पहचान सकें। वरना तो इस पृथ्वी पर इतने ज़्यादा विविध प्रारूप है कि उनको पहचानना, या अपन बात रहे कि
उनका अध्ययन करना बहुत ही बहुत क्या होगा, मुश्किल होगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफायर अपने इसमें हेल्प करता है बेटा, क्लियर। और अपने बात कहा कि ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स, ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप, ऑर्गेनिज्म को वेरियस ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया बेटा, कैटेगराइज, श्रेणीबद्ध किया गया है। दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड एंड स्टडी इजीली, है ना। तो दैट वुड, उनको नाम देना, उनको याद करना और उनके अध्ययन क्या हो, आसान हो जाए। और ऐसे समान समान लक्षणों और रिलेटेड संबंधित का ग्रुपिज्म कर दी। तो जैसे संबंधित जातियां वंशों में, संबंधित वंश कुलों में, संबंधित कुल आप जानते हैं कि गणों में, गण वर्ग में, और फिर संघ, आप संघ प्रभाग या फिर अपन जगत की ओर समावेशन क्या होता गया, बढ़ता गया। तो फर्दर कैटेगराइज कर दिया उनको, कैटेगरीज में अपने कैटेगराइज कर दिया, तो उनका अध्ययन आप बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। लेकिन बेटा जहाँ से वर्गीकरण चला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चला है, तो बेटा आप भी समझ रहे हैं कि शुरू में ऐसा नहीं था। देखो अब तो एनसीईआरटी से हट गया, पहले तो ये था कि शुरू में तो जो कुछ वैज्ञानिक थे या फिर बुद्धिजीवी थे, उन्होंने किसी लक्षण को ध्यान में नहीं रखा। उसको कहा था अतर्कपूर्ण, इंपेरिकल, अतर्कपूर्ण। जब किसी लक्षण को ध्यान ही नहीं रखा, ABCD के 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट के, तो 26 समूह बना दिए, तो वहां तो कोई तर्क ही नहीं था, कोई लक्षण ही नहीं होगा। फिर आया रैशनल, रैशनल यानी तर्कपूर्ण, तो रैशनल यानी तर्कपूर्ण। तो बेटा अपन बात रहे कि यहाँ अपन दो चीज बात कर लेते हैं कि भाई एक टाइम था कि फर्स्ट आपका क्या था, इंपेरिकल, क्लियर, इंपेरिकल यानी अतर्कपूर्ण, यस। और उसके बाद यहाँ तो किसी लक्षण को या किसी कैरेक्टर को ध्यान ही नहीं रखा, केवल ABCD के 26 अक्षर है, क्लियर, तो अल्फाबेट के अनुसार 26 समूह बना दिए। और दूसरा आपका है रैशनल, रैशनल तर्कपूर्ण, तो यहाँ किसी न किसी लक्षण को ध्यान में रखा, चाहे प्रिमिटिव यानी सबसे अर्लियर यानी सबसे पहले, चाहे एक दो लक्षणों को ध्यान में रखे, लेकिन किसी न किसी लक्षण को ध्यान में रखा, यस। तो फिर अपन देखो यहाँ टाइप ऑफ जो बायोलॉजिकल क्लास एनसीईआरटी में बताते हैं, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो अपन बेटा एनसीईआरटी में बताते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण के प्रकार, वो अपन बताते हैं रैशनल के। किसके बनाते हैं, रैशनल यानी तर्कपूर्ण, यानी बेटा किसी ना किसी लक्षण को क्या रखा, ध्यान में रखा, तो ये आपका है तर्कपूर्ण, यस। अब ये जो रैशनल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तर्कपूर्ण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी आपको वहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं, 3rd चैप्टर के इंट्रोडक्शन में 3 प्रकार बताए गए हैं। फिर कुछ बातें अपन कुछ साइंटिस्ट का इतिहास भी पढ़ेंगे ताकि अपनो चैप्टर की कंटिन्यूटी का पता चले। तो बेटा देखो, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण के प्रकार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो तर्कपूर्ण है, रैशनल है, उसके प्रकार। तो वहाँ आपको 3 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट आपका टाइप जो दिया गया है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, यस और नो, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में अर्लीस्ट सिस्टम है पृथ्वी पर, जो सबसे तर्कपूर्ण, अर्लीस्ट, सबसे पहले जो वर्गीकरण सिस्टम आया था वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्या था बेटा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो आप जानते हो कि जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन पादपों के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व है, पादपों के आर्थिक महत्व, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आर्थिक महत्व है, यस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, या मानव के लिए कैसे उपयोगी हैं, ह्यूमन यूज, ये वहां पर देखा जा रहा था, इस पे आपके बेस थे। तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था सबसे पहले। दूसरा आपका था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, यस। और तीसरा आपका था बेटा नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो देखो, जो तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन था, जो रैशनल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको कितने भागों में बांटा, 3। फर्स्ट था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, सबसे अर्लीस्ट था, अभी आगे बताएंगे कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ह्यूमन यूज पर डिपेंड था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, सेकंड था। थर्ड था नेचुरल, ये 2 रूप में था, एक नेचुरल फॉर्मल, एक नेचुरल साधारण, जहां फाइलोजेनी, जातिवर्तीयता का ध्यान में नहीं रखा गया, और एक नेचुरल फाइलोजेनेटिक यानी प्राकृतिक जातिवर्तीय, जो सबसे एडवांस, सबसे उत्तम, रिसेंट, सबसे आधुनिक और सबसे एडवांस आपका नेचुरल फाइलोजेनेटिक था। सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन अपन बात करेंगे तो वो क्या था, नेचुरल फाइलोजेनेटिक यानी प्राकृतिक जातिवर्तीय, प्राकृतिक जातिवर्तीय। तो ये कितने रूप बनाए गए बेटा, 3। अब अपन इन तीनों वर्गीकरण को थोड़ा डिटेल में अच्छे से अपन पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, मैं एक एक की बात करता हूँ, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, यानी प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या है,
तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आप अच्छे से उन तीनों टाइप्स को दिमाग में बैठा लें, एक रफ आइडिया, एक ऐसी बिल्कुल टेबल बना लें, उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिख भी लेना। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन फर्स्ट आपका जो टाइप था वो क्या था बेटा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस पे डिपेंड था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो इकोनॉमिक, उस पादप की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ह्यूमन यूज, और मानव के लिए वो किस रूप में उपयोगी है। क्लियर? तो अपन कहें कि उसका आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक महत्व है, और मानव के लिए क्या बेटा, मानव के लिए उपयोग। तो इस बेसिस पे प्लांट को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। बात को समझ रहे हैं कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। यानी सीधी सी बात है बेटा कि जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है उसकी बात अगर अपन करें आपके सामने, तो बेटा जी अपन बात करें बेटा कि जो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है वो किस पर डिपेंड था, मतलब यह वर्गीकरण का एक प्रकार है जो पादपों के आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो पादपों के आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो पादपों के आर्थिक महत्व है ना बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर? और वो मानव के लिए कैसे उपयोगी हैं, मानव उपयोग पर आधारित है, मानव उपयोग पर आधारित है। सीधी सी बात है कि जो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां क्या बात हुई आपकी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ह्यूमन यूज यानी आर्थिक मतलब मानव के लिए उपयोग, अर्थात यह वर्गीकरण का एक प्रकार है जो पादपों के आर्थिक महत्व या मानव उपयोग पर क्या है, आधारित है, और उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है ना ग्रुप्स में। क्लियर? तो बेटा देखो सीधी सी बात है कि जब उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया, जब उसके आधार पर आप समझ रहे हैं कि उनको कैटेगराइज किया गया, तो आप जानते हैं जैसे मानव के लिए कई सारे पादप अनाज देते हैं। क्लियर? कई अपन को तेल प्रदान करते हैं, कई रेशे करते हैं। तो ऐसे अपन बात बड़ा कि जैसे अपने एक बात कह दी, जैसे कैटेगरी बना दी फूड इल्डिंग प्लांट, यानी जो अपन को भोजन प्रदान करने वाले हैं। तो जितने भी जो सीरियल्स है ना, अनाज है, जो राइस है, वीट है ना, राइस है, वीट है, बार्ले, जो ये जो मेज, इन सबको अपन ने मेज बाजरा, तो ये फूड इल्डिंग में आ गए। ऐसे अपन ने कैटेगरी बना दी ऑयल इल्डिंग प्लांट, जैसे तेल प्रदान करने वाले पादप। क्लियर? तो तेल प्रदान करने ऑयल इल्डिंग प्लांट, तो जैसे बेटा अपन कहें कि मस्टर्ड है, सरसों, मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड सरसों है, जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली है, ग्राउंडनट मूंगफली, या सोयाबीन, यस ऐसे सोयाबीन। तो एक ये ग्रुप बन गया। ऐसे अपन कहें कि जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट, तो जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है आपको फाइबर देने वाले, तो सन हेम्प है, सन होती है ना, सन हेम्प है, और क्या जूट, तो ये फाइबर यील्डिंग हो गई, है ना बेटा। ऐसे अपन कहें कि जैसे मेडिकल प्लांट हैं जो औषधि अपन को देते हैं, तो ऐसे अपन ने भाई मानव के यूज के अकॉर्डिंग या उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे अपन ने उनकी ग्रुपिंग कर दी।
तो ये आपका क्या था, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। क्या था बेटा, प्रैक्टिकल, और सबसे अर्लीस्ट था, ये फर्स्ट टाइम प्रयास किया गया था। लेकिन बाद में आप जानते हैं इसकी डीमेरिट क्या होगी, कि बहुत सारे प्लांट हैं, बस आप समझ रहे हैं कि इसकी डीमेरिट क्या होगी, कि बहुत सारे प्लांट हैं जो आप जानते हो कि एक से ज़्यादा से रिलेटेड हो सकते हैं, मल्टी यूज प्लांट। क्लियर। तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको, तो एग्जांपल है, देखो जैसे हल्दी होती है ना, टर्मरिक, है ना, हल्दी होती है, या चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे हल्दी होगी, उसके दो यूज हो गए, औषधि भी होगी और मसाला भी। इस प्रकार देखो, जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, कॉटन। अब कॉटन को मैं किस कैटेगरी में रखूँ, कॉटन तो आप जानते हो कि फाइबर यील्डिंग ग्रुप में भी आएगा, सही, ऑयल में भी आ जाएगा, ऑयल यील्डिंग, सही, और जो जानवरों के लिए चारा फोडर वो भी हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अपन बात करें कि फाइबर हो गया, ऑयल यील्डिंग हो गया, और ये एक तरह से मेडिकल भी हो जाएगा, मेडिसिन भी देने वाला हो जाएगा। अब बताओ क्या करें इसका, ऐसे बहुत सारे हैं। क्लियर। जैसे अपन बात करें बेटा कि जिंजर अदरक है या टर्मरिक हल्दी है, तो वो कई पर्पज के लिए यूज होता है। बात को समझे नहीं समझे, तो फिर आप जानते हैं कि ये इस की कमी आ गई, इस वर्गीकरण की डीमेरिट आ गई। क्या आ गई, डीमेरिट, है ना। वैसे ये ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं है। सेकंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल, है ना, वो आपके एनसीईआरटी में है। क्लियर। तो ये फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया। अब मैं सेकंड वर्गीकरण की बात करता हूँ, आराम से, बिल्कुल बहुत समझते हुए। अब धीरे धीरे जब ऐसी बात हुई साइंटिस्ट वर्गीकरण, मैंने समझ में आया कि कुछ केवल अपन बात कि इस वे में आर्थिक महत्व दे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो एक ही प्लांट अलग अलग श्रेणियों से बिलोंग कर रहा था, तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा था। बोलो, प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा था ना आपके सामने। क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बताओ क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेटा अपन बात करें कि जो कृत्रिम वर्गीकरण है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। तो ध्यान दे, देखो आप, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेटा जिसमें एक या दो आकार के लक्षणों पर आधारित है, एक या दो आकार के लक्षणों पर जो प्लांट को ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, यस और नो, तो वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी ये क्या है, बेस्ड ऑन, ये अपन ने ये लिख दिया कि बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी पादप के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ध्यान में नहीं रखा गया, केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी एक या दो आकारिक लक्षणों पर आधारित था। क्लियर। तो बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओनली, केवल एक या दो, केवल एक या दो आकार के लक्षणों पर आधारित है, आकार की लक्षणों पर आधारित है ना बेटा, क्या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, है ना बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें केवल पादप के बाह्य आकार के लक्षणों को ये ध्यान में रखा गया, और वो भी एक या दो आकार के लक्षणों को ध्यान में रखा गया। हाँ, यहाँ पर कायिक और जन्निक लक्षणों को समान महत्व दिया गया। बाद में इसमें अरस्तु आएगा, लिनियस ने जन्निक को ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो कायिक और जन्निक दोनों लक्षणों को ध्यान में रखा गया। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि इस वर्गीकरण के प्रकार में जो क्लासिफिकेशन पौधों किया गया वो केवल एक या दो आकार के लक्षणों आधारित था, यानी इसमें ओवरऑल आकार के लक्षणों को ध्यान में नहीं रखा। अरे बोलो भाई, है ना। अब बेटा जी देखो, सीधी सी बात है कि ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा, लीनियस के द्वारा, वैसे अरस्तु भी लीनियस के द्वारा दिया गया, यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे बेटा, लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो अपन कहते हैं कि भाई ये क्लासिफिकेशन प्रपोज आर्टिफिशियल, तो वो कौन था, कैरोलस लीनियस। और आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कायिक और जन्निक दोनों लक्षणों को समान महत्व दिया, आकार के लक्षण में कायिक भी हो सकते हैं और जन्निक भी। यस। तो बेटा आप समझ रहे हैं कि कृत्रिम वर्गीकरण को
कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया, सही। आपको पता होना चाहिए कि बेटा कैरोलस लीनियस ने मतलब सर्वप्रथम पुष्पीय लक्षणों को ध्यान में रखा था, है ना बेटा। जबकि इससे पहले अरस्तु था, उसने तो केवल वर्दी स्वभाव के आधार पर शाक, सूप यानी झाड़ी और वृक्ष में बांट दिया था। लेकिन अपन बात करेंगे कि कृत्रिम वर्गीकरण को रियली में प्रतिपादित किसने? कैरोलस लीनियस ने, और सर्वप्रथम पुष्पीय लक्षणों को ध्यान में रखा था। क्लियर? तो बेटा आप समझ हैं कि लीनियस ने जो किसके बेसिस पे, लीनियस ने 2 आधार बनाए थे। लीनियस ने कितने आधार लिए थे? 2 आधार में सबसे मुख्य जो आधार था वो लिया था नंबर ऑफ स्टेमन। नंबर ऑफ स्टेमन का मीन क्या हो गया? पुंकेसरों की संख्या। क्या लिया था बेटा? नंबर ऑफ स्टेमन। क्लियर? पुंकेसरों की संख्या ये लिया था सबसे पहले तो। क्लियर? और लेंथ ऑफ स्टाइल, तो वर्तिका की लंबाई। यस बेटा, ये 2 कैरेक्टर, बट मेन कैरेक्टर क्या था? नंबर ऑफ स्टेमन। अब आप समझ सकते हो, तो इस बेसिस पे उन्होंने पौधों को कितनी क्लासेज में डिवाइड किया था? 24 क्लासेज, 24 वर्गों में, 24 क्लासेज में, है ना। जैसे जिनमें पुंकेसर 1 था, है ना, तो आप समझ रहे हैं कि पुंकेसर 1 था, फिर तो मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, ऐसे करते करते 24 क्लासेज। और बेटा इसका मतलब कि पुंकेसर से एंजियोस्पर्म, तो ये तो आप जानते हो कि फेनेरोगेमिया भी आगे मैं टर्म बताऊंगा, फेनेरोगेमिया, तो फेनेरोगेमिया का दिया था। और जिनमें पुंकेसर होता ही नहीं है या नग्न आंख से दिखाई नहीं देता, उनको आप बोलते हो कि क्या? क्रिप्टोगेमिया। क्या कहते हो बेटा? क्रिप्टोगेमिया। तो एक वर्ग आपका क्रिप्टोगेमिया हो गया, और बाकी ऐसे फेनेरोगेमिया, ऐसे 24 क्लासेज में डिवाइड कर दिया था। क्लियर? तो ये था बेटा क्या? लीनियस का वर्गीकरण। बात को समझे? यानी जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि लीनियस ने ऑन द बेस ऑफ स्टेमन मेनली 24 क्लासेज में उसको डिवाइड कर दिया था पौधों को। बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं ना बेटा सारी चीज को? क्लियर है? अब देखो अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी में है, और सीधा इसका यही क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, यानी वर्गीकरण जो 1 या 2 आकारिक लक्षणों पर, केवल 1 या 2 आकारिक लक्षणों पर आधारित है। वो लक्षण कायिक या जन्निक हो सकते हैं, लेकिन लीनियस ने थोड़ा जन्निक यानी पुष्पीय लक्षणों को ज्यादा महत्व दिया था। बात को समझे? यस। अब अपन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, प्राकृतिक वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वर्गीकरण में अपन तीसरे क्लासिफिकेशन पे आते हैं बेटा, वहां 1 या 2 आकार के नहीं, ग्रोस यानी सकल, संपूर्ण, सारे, सभी आकार की, और साथ में कुछ शारीरिक लक्षणों को भी ध्यान में रखा गया, तो वो आपका आ जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। और वैसे जनरली सबसे अच्छा वर्गीकरण है प्राकृतिक वर्गीकरण। क्लियर? तो अब अपन जो थर्ड है उस पे अपन आ चुके हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। यस बेटा, प्राकृतिक वर्गीकरण। अब देखो बेटा जी कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसका आगे 2 प्रभाव बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण। क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों की सबसे अच्छा वर्गीकरण है, यह सबसे अच्छा वर्गीकरण है। क्लियर? सबसे अच्छा वर्गीकरण है कि नहीं भी भाई? क्यों है सबसे अच्छा वर्गीकरण? क्योंकि आप जानते हो कि यह पादपों के प्राकृतिक संबंधों, इन्हें अपन कहें नेचुरल एफिनिटीज,
ये पौधों के प्राकृतिक नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है, नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है बेटा, उनके प्राकृतिक संबंध पर आधारित है। और जहाँ जहाँ संपूर्ण आकार के लक्षणों को ध्यान में रखा गया है। बोलो बेटा, क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक लक्षण, और आप जानते हैं बेटा कि यह वर्गीकरण पादप के समस्त आकार की, यानी ग्रोस सकलन, ग्रोस मॉर्फोलॉजी है ना, यह वर्गीकरण पादप के समस्त आकार की व शारीरिकी, आनुवांशिक या आनुवांशिक लक्षणों पर आधारित है, यस और नो बेटा? क्लियर? कौन है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आप जानते हैं कि इस आर्टिफिशियल में जब एक या दो आकार के लक्षणों को ध्यान में रखा तो कभी कभी क्या हुआ कि जो समान लक्षण या असमान लक्षण वाला सेम ग्रुप में आ गया, एक ही ग्रुप में असमान लक्षण वाला साथ में आ गया। बात को समझे? और यहाँ पूरी ग्रोस मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखा तो समान समान का एक ग्रुप बना, कोई भी असमान अनरिलेटेड पौधा उस ग्रुप में नहीं आया। क्लियर? क्योंकि आर्टिफिशियल की डिमेरिट थी ये कि भाई इसमें कुछ अनरिलेटेड सेम ग्रुप में आ गए, है ना, बिना संबंधित एक सेम ग्रुप में आ गए, जबकि नेचुरल में ऐसा नहीं था, संबंधित थी, एक ग्रुप में थी। बात को समझे? तो वो आर्टिफिशियल की क्या थी? डिमेरिट थी। और यहाँ तो आप जानते हो कि समस्त आकार की ग्रोस मॉर्फोलॉजी, शारीरिक, आनुवांशिक सभी लक्षणों को तो आप जानते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल संबंधित ही ग्रुप में आया, बाकी अनरिलेटेड ग्रुप में नहीं आया। बोलो भाई, क्लियर? ये बात आपकी हुई। अब आप बेटा जानते हो कि भी जो प्राकृतिक वर्गीकरण को सर्वप्रथम जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, यानी अपन सीधा लिखें कि जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर, बेंथम तथा हुकर ने सुझाया था। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय बेंथम एंड हुकर, और जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर। तो जॉर्ज बेंथम तथा हुकर ने सुझाया था किसको? नेचुरल क्लासिफिकेशन को। और ये दोनों ही वैज्ञानिक किससे रिलेटेड थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड। क्लियर? तो ये मतलब रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड से रिलेटेड साइंटिस्ट थे, और वहाँ से रिलेटेड साइंटिस्ट को आप क्या कहते हो? क्यूरेटर। क्लियर? ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीयू इंग्लैंड से संबंधित थी। क्लियर? और वहाँ के वैज्ञानिकों को क्यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरेटर। बात को समझे? वहाँ के वैज्ञानिक क्या कहते हैं बेटा? क्यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? क्यूरेटर। यस और नो? क्लियर है? अब देखो बेटा कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्राकृतिक वर्गीकरण जो सजीवों के में सभी आकार के लक्षणों पर आधारित है, शारीरिकी भी है और उनके प्राकृतिक संबंधों, उनके अंतर संबंधों पर आधारित है। यस, उनके इंटर रिलेशन पर डिपेंडेड है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन अच्छा वर्गीकरण है। अब प्राकृतिक क्लासिफिकेशन दो फॉर्मल साधारण और फाइलोजेनेटिक, यानी अपन इसको ऐसे कहें कि नेचुरल फॉर्मल साधारण, यस, और या अपन इसको कहें कि नॉन फाइलोजेनेटिक, कि जहाँ फाइलोजेनिक को ध्यान में नहीं रखा, नॉन फाइलोजेनेटिक अपने बता दिया। क्लियर बेटा? यानी नेचुरल फॉर्मल नॉन फाइलोजेनेटिक का मीन होता है कि वह वर्गीकरण जिसमें ग्रोस मॉर्फोलॉजी यानी सकल आकार की, यानी सभी आकार के लक्षणों को ध्यान में रखा, सभी आकार के लक्षणों को ध्यान में रखा, लेकिन जातिवर्तीयता को प्रयुक्त नहीं किया गया। यस, तो ये आपका हो गया नेचुरल फॉर्मल नॉन फाइलोजेनेटिक साधारण। क्लियर बेटा? और एक आपका था नेचुरल फाइलोजेनेटिक। तो आप समझ रहे हैं कि बेटा नेचुरल फाइलोजेनेटिक प्राकृतिक जातिवर्तीय। यस, तो बेटा प्राकृतिक जातिवर्तीय
द मोस्ट, सबसे अधिक, मोस्ट रिसेंट, सबसे आधुनिक, है ना, मोस्ट रिसेंट एडवांस्ड बोल दो, मोस्ट रिसेंट एडवांस्ड, क्लियर, और द मोस्ट रिसेंट एडवांस और बेस्ट क्लासिफिकेशन, बेस्ट क्लासिफिकेशन, ये क्या है बेटा, प्राकृतिक जातिवर्ती, द मोस्ट एडवांस या मोस्ट रिसेंट मोस्ट एडवांस्ड बेस्ट क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक जातिवर्ती है, जहां जो वर्गीकरण है वो सभी आकारिक लक्षणों को ही है, साथ में जो जैविकास्य अध्ययन या इवोल्यूशन हिस्ट्री, जैविकास्य इतिहास को भी ध्यान में रखा गया, क्लियर, यानी ये किस पर आधारित है भी, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन हिस्ट्री, यानी आप जानते हैं कि जैविकास्य इतिहास, यस बेटा। अब देखो, यानी जातिवर्तीता होती है कि पृथ्वी पर क्रमिक रूप से जीवों की उत्पत्ति हुई, एक के बाद जो उत्पत्ति हुई, यानी जो उद्विकास इतिहास है उसको प्रदर्शित करता है। तो बेटा देखो, पहले तो ये जो फाइलोजेनी टर्म है, फाइलोजेनी टर्म ये किसने दी, लैमार्क ने। तो आप समझ रहे हैं कि फाइलोजेनी टर्म किसने प्रस्तुत की, लैमार्क ने प्रस्तुत की, क्लियर। अब फाइलोजेनी क्या है, जो पृथ्वी पर सजीवों का उद्विकास क्रम, जैसे मैं पौधों का एक क्रम बताऊं मैं आपको, कि जैसे थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, तो अपन कहें कि ये सीक्वेंस होगी थैलोफाइटा, यस, उसके बाद क्या, ब्रायोफाइटा, क्लियर, उसके बाद क्या, टेरिडोफाइटा, उसके बाद क्या बेटा, जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस क्या, एंजियोस्पर्म। यानी प्लांट को ऐसे अरेंज करें, प्रिमिटिव यानी सबसे आदिम, प्रिमिटिव से एडवांस की ओर, है ना, प्रिमिटिव से क्या, एडवांस की ओर, बिल्कुल क्रमिक उद्विकास के क्रम में अपन उनको व्यवस्थित करती होती है फाइलोजेनी। तो बेटा जो नेचुरल फाइलोजेनेटिक है, तो वही बात होती है, वो वर्गीकरण जिसमें केवल एक दो आकार की कृत्रिम, संपूर्ण आकार की सारे की प्राकृतिक, आकार की सारे के साथ जैविका से अध्ययन प्राकृतिक जातिवर्ती, यानी मॉडर्न सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक। बात को समझ गए। और क्वेश्चन आया कि कौन सा वर्गीकरण पृथ्वी पर सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा, वर्गीकरण जो केवल एक दो आकार के पर आधारित है, वर्गीकरण जो सभी आकार के और शारीरिक पर आधारित है, वर्गीकरण जो आर्थिक महत्व पर आधारित है, वर्गीकरण जो आकार की, शारीरिकी सभी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जैविकासी इतिहास पर आधारित है। तो सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि जो जैविकासी उद्विकासी इतिहास पर आधारित है। तो ये आपकी कर्मिक फाइलोजेनी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, प्रिमिटिव से किधर, एडवांस की ओर। तो ये आपका होगा नेचुरल फाइलोजेनेटिक, प्राकृतिक जातिवर्ती। अब अपन बात करेंगे कि प्राकृतिक वर्गीकरण को बेंथम हुकर ने सुझाया था। तो जो बेंथम हुकर का वर्गीकरण है वो जातिवर्ती है, उसमें एक ही कमी की प्राकृतिक है, बहुत अच्छा वर्ग, लेकिन जातिवर्तीय नहीं है। फिर प्राकृतिक जातिवर्तीय तो कुछ साइंटिस्ट किसने देने का प्रयास किया, तो क्योंकि दो तीन टर्म आपको बता देते हैं हिस्ट्री के अंदर, बाकी वैसे एंशिएंट, लेकिन हिस्ट्री में आपको बता देते हैं ताकि क्रम आपको ये टर्म है ना, क्रिप्टोगेमस, फेनरोगेमस, ये टर्म आपके समझ में आ जाए। बाकी आपका जो थर्ड चैप्टर का शुरू का इंट्रोडक्शन, तो वहाँ आपका सब कुछ ये दे रखा है। और इस कृत्रिम वर्गीकरण की कमी क्या थी, इसकी कमी वो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कभी कभी एक या दो आकार की, जबकि यहाँ सभी आकार की को, तो एक या दो आकार की के बेसिस फिर अपन ने कुछ अनरिलेटेड एक ग्रुप में आ गए, है ना, मतलब बिना संबंधित एक ग्रुप में आ गए। कभी कभी ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, संबंधित का एक ग्रुप बना, तो बेस्ट ये सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें भी सबसे जो बेस्ट है वो नेचुरल फाइलोजेनेटिक है, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। और मैंने आपको फाइलोजेनी भी बता दिया, बोलो हाँ या ना, यस, क्लियर, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है। अब अपन नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट के उस पर बढ़ते हैं, परिचय पे।